तो फाइनली व्हाट इफ सीजन 2 खत्म हो गया है। व्हाट इफ सीजन 2 देखते देखते ये 9 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सच में दोस्तों ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल का था, इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक एक करके व्हाट इफ सीजन 2 के सारे एपिसोड को देखेंगे इन 3, 2, 1। तो व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 1 आ चुका है। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि व्हाट इफ नेबुला नोवा कॉर्प को ज्वाइन करती तो क्या होता। इससे पहले मैं बता दूं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हमने जेंडर नाम के एक प्लेनेट को देखा था और जेंडर के सोल्जर्स को ही नोवा कॉर्प कहा जाता है। तो इस यूनिवर्स में रोनन ने किसी तरीके से थैनोस को मार दिया, जिससे नेबुला थॉर की जैसी स्पेस में बड़ी भटकती रहती है। तभी नोवा प्राइम आके नेबुला को बचाती है, जिसके बाद ही नेबुला नोवा कॉर्प की ट्रेनिंग लेके एक नोवा कॉर्प बन जाती है। लेकिन इसके बाद ही रोनन जब जेंडर पे हमला करता है, तब नोवा प्राइम 50 सालों के लिए जेंडर की आसपास एक शील्ड लगा देती है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाने के बाद हम नेबुला को एक क्राइम सीन में जाते हुए देखते हैं। दरअसल किसी ने योंडू को मार दिया है। नेबुला उस जगह आके योंडू को देख ही रही थी, तभी उस जगह कुछ नोवा कॉर्प आके नेबुला को तंग करने लगते हैं, क्योंकि जो भी हो नेबुला तो पहले ब्लैक ऑर्डर की हिस्सा और थैनोस की बेटी थी, इसलिए पहले तो नेबुला उस जगह से चली जाती है। लेकिन नोवा कॉर्प के जाते ही उस जगह फिर से वापस आ जाती है और योंडू के सिटी बचाने वाला वीडियो प्ले करती है, जिससे याका एरो नेबुला की तरफ आ जाता है। और जैसे ही नेबुला उस याका एरो को पकड़ती है, तभी एरो ग्रीन कलर में ग्लो होने लगता है, फिर एक होलोग्राम दिखने लगता है। लेकिन नेबुला को ठीक से समझ में नहीं आता कि ये है क्या। इसके बाद ही नेबुला के पास नोवा प्राइम का कॉल आता है और नेबुला उससे याका एरो और होलोग्राम के बारे में बताती है। तब नोवा प्राइम नेबुला को अपने तरीके से केस को हैंडल करने को बोलती है। जिसके बाद नेबुला हार्वर्ड द डार्क के क्लब में जाकर हार्वर्ड द डार्क को पूछता है इस होलोग्राम के बारे में। तब कॉर्क उस जगह आके बोलता है कि ये डेटा कोड है, जिसमें इस प्लेनेट की सारी जानकारी के साथ प्रोटेक्शन शील्ड का भी कोड मौजूद है। तब कोड तक पहुंचने के लिए नेबुला एक कैदी को जेल से छुड़वा के सिक्योरिटी को तोड़ के डेटा कोड के पास पहुंच जाती है। इसके बाद ही नेबुला जब डेटा कोड से डेटा ले रही थी, तभी ये बंदा नेबुला के सर में पेन ड्राइव घुसेड़ के डेटा लेके भाग जाता है। तब हम डेटा कोड को ओवरहीट होके ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। लेकिन नेबुला जब किसी तरीके से ब्लास्ट से बच के बाहर जाती है, तब देखती है कि इन सभी कांड के पीछे असल में नोवा प्राइम ही थी, जो बोलती है कि कभी न कभी शील्ड हटेगा, तब रोनन फिर से हमला करेगा। लेकिन अभी मैं रोनन के साथ हाथ मिला चुका हूँ, जिससे मैं और मेरे साथी रोनन की कहर से बच जाएंगे। नोवा प्राइम जाते हुए बाकी सभी नोवा कॉर्प को नेबुला को ठिकाने लगाने बोलती है। जिसके बाद नोवा कॉर्प्स बहुत ही बुरी तरीके से नेबुला को पीटने लगता है। लेकिन नेबुला इन सभी से लड़के खाई में कूद जाती है, जिससे नोवा कॉर्प्स को लगता है कि नेबुला मर चुकी है। लेकिन नेबुला अभी तक जिंदा थी। इसके बाद नेबुला हार्वर्ड द डार्क के पास जाकर मदद मांगती है। तब कॉर्क नेबुला को रिपेयर करता है। जिसके बाद हार्वर्ड द डार्क बहुत सारे गन्स निकालता है और टीम बना के नोवा कॉर्प के ऊपर हमला कर देता है। इस जगह हम देखते हैं कि नोवा प्राइम डेटा कोड की मदद से शील्ड ओपन कर देती है और जैसे ही रोनन की शिप आने लगता है, तभी शील्ड फिर से बंद हो जाता है, जिससे रोनन का शिप बीच में दब के तबाह हो जाता है। दरअसल ये सब हो रहा था क्योंकि नेबुला जब डेटा कोड से डेटा कॉपी कर रही थी, तब उसने डेटा कोड में कुछ चेंजेस कर दी थी। इसके बाद ही नेबुला और नोवा कॉर्प के बीच फाइट के दौरान नोवा प्राइम गिर के खत्म हो जाती है। लास्ट में शील्ड फिर से हट जाता है क्योंकि रोनन भी मर चुका है। 5 सालों के बाद जेंडर में सूरज की किरणें आती है, जिसे देख के सारे जेंडर वासी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक एलियन पॉट बहुत ही तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं एयरफोर्स। इसके बाद पॉट क्रैश लैंडिंग करता है न्यूयॉर्क में। क्रैश लैंडिंग के बाद ही पॉट से एक बच्चा निकलता है और पॉट से निकलते ही तबाही मचाने लगता है। तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बच्चे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा था कि पीटर को योंडू किडनैप करके ले जाता है, लेकिन इसके बाद मेन यूनिवर्स में योंडू पीटर को उसके सेलेस्टियल बाप ईगो को सौंपने के बदले खुद ही रख लेता है। लेकिन इस वाले व्हाट इफ यूनिवर्स में
योंडू ऐसा करने के बदले पीटर को अपने सौदे के मुताबिक ईगो को सौंप देता है, जिसके बाद ईगो पीटर को पावर यूज करना सिखाता है। और एक चीज, ये घटना उस यूनिवर्स की 1988 में हो रहा था। तो फिर से स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ पेगी बोलती है कि इस बच्चे को रोकने के लिए जरूरत है एक सुपर हीरो टीम का। इसके बाद ही हॉवर्ड स्टार्क हैंक पिम को कॉल करता है, क्योंकि वही इस समय एंटमैन था। हैंक पिम पहले तो कॉल रख देता है, लेकिन उसके बाद ही हॉवर्ड स्टार्क टीवी देखने को बोलता है। तभी होप भी उसके डैड हैंक को टीवी में उस न्यूयॉर्क वाले इंसिडेंट को दिखाता है, जिसके बाद ही हैंक पिम अपने बेटी होप को लेकर बाकी हीरोज के पास बेस में जाता है। उसी जगह हम विंटर सोल्जर, टिचाला के पिता टिचाका और हॉवर्ड स्टार्क को देखते हैं। और उसी जगह हमने गोलेथ को भी देखा है। ये वही है जिससे स्कॉट लैंग एंटमैन 2 मूवी में साइज को लेकर बात कर रहा था। जानना चाहता हूँ। 65 फीट। ओह लाला। 65। आप दोनों का साइज खेलकर हो गया हो तो। और इस जगह हमें पता चलता है कि हॉवर्ड ने कैप्टन का शील्ड जिस वाइब्रेनियम से बनाया था, उस वाइब्रेनियम को टिचाका के पिता ने दिया था। इसके बाद ये पूरा टीम पीटर को पकड़ने जाता है। वहीं पीटर एक मेले में रैकून टॉय लेकर मस्ती से खेल रहा था। तभी एंटमैन पीटर को बहुत सारी चींटियों से डरा के एक मिरर रूम में घुसा देता है। तभी उस जगह लेजर ऑन हो जाता है। तब टिचाका पीटर से सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन पीटर गुस्सा होकर उस पूरा जगह को ही उड़ा देता है। तब गोलायत अपने साइज बड़ा करके पीटर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। इसके बाद पीटर सारे सुपर हीरोज की कोशिशों को नाकाम कर देता है, जिसके बाद जब सारे सुपर हीरोज भागने की कोशिश करते हैं, तभी पीटर और भी ज्यादा गुस्सा होकर उन्हें रोक देता है। लेकिन तभी एंट्री होता है गॉड ऑफ थंडर थॉर का। थॉर म्योलनिर का एक ही बार से पीटर को बेहोश कर देता है। इसके बाद पीटर को उसी कंटेनर में कैद किया जाता है जहां एवेंजर्स मूवी में लोकी को रखा गया था। तभी थॉर सभी को बोलता है कि 9 रेल्म में से 8 रेल्म्स खत्म हो गया है उस बच्चे की जाने की वजह से, और ये सब हुआ है इस सेलेस्टियल बीज की वजह से, जिसे थॉर मसूरी से लाया है। वहीं दूसरी तरफ हम ईगो को देखते हैं, जो पीटर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि होप गाना सुनते हुए पीटर के चेम्बर के पास पहुंच जाती है। तब होप पीटर को भी गाना सुनाती है और इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होने के बाद दोस्ती हो जाता है। तब वो पीटर को छुड़ा देती है और जैसे ही बाकियों को इस बारे में पता चलता है, तब सभी होप से पीटर के बारे में पूछने लगता है। तब होप बताती है कि पीटर मसूरी गया है अपने घर। तभी एक वार्निंग बजने लगता है कि अर्थ में और एक सेलेस्टियल घुस आया है, और ये होता है ईगो। तब एंटमैन यानी कि हैंक पिम जाता है पीटर के पास उसे अपने साथ लाने, और बाकी सभी सुपर हीरोज ईगो से लड़ने जाते हैं। एंटमैन पीटर से बात करके उसे समझाता है कि होप ने भी तुम्हारे जैसी अपनी माँ को खोया है। अगर तुम हमारे साथ दोगे तो हम सभी एक फैमिली के जैसे रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंटर सोल्जर पीटर को निशाना बना के गोली चलाने ही वाला था। तभी हॉवर्ड स्टार्क विंटर सोल्जर से कहता है, बकी याद करो कि स्टीव रॉजर्स ये सब कभी भी नहीं चाहेगा। तब कुछ देर बाद बकी रुक जाता है। वहीं हैंक पिम भी पीटर को मना लेता है और दोनों गले मिलता है। तभी हम देखते हैं कि ईगो अर्थ की मिट्टी और पत्थर से अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है, जिनसे थॉर, ब्लैक पैंथर, पेगी, गोलायत लड़ रहा है। पहले तो ये सभी जीत रहे थे, लेकिन इसके बाद ही ईगो अपना एक बड़ा सा स्टैचू बना लेता है और क्लोन की तादाद भी बढ़ा देता है। तो सारे सुपर हीरोज हारने लगते हैं। इसके बाद ही ईगो सेलेस्टियल बीज को लेके खुद में जोड़ने वाला था। तभी पीटर एंटमैन के साथ उस जगह आकर सेलेस्टियल सीड को एब्जॉर्ब करके एक जोरदार ब्लास्ट करके ईगो को हरा देता है। ईगो को हराने के बाद सभी एक साथ मिलके पार्टी करने लगता है। पार्टी के बाद थॉर बोलता है कि हमने ईगो के सिर्फ एक क्लोन को हराया है, अभी भी ईगो एक प्लेनेट के रूप में जिंदा है, मुझे उसे खत्म करने जाना होगा। तब हॉवर्ड स्टार्क बोलता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सभी तुम्हारे साथ जाएंगे। इसके बाद ही हम एक नए सुपर हीरो टीम को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एवेंजर्स पर्पल हल्क जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। तो ये पर्पल हल्क है कौन, ये जानने के लिए हमें 2 घंटे पहले क्या हुआ था ये जानना होगा। तो स्टोरी के शुरुआत में एवेंजर्स टावर को क्रिसमस के लिए सजाया जा रहा था।
इसमें हैप्पी के मदद कर रहे थे 2 आयरन लीजन और मेंटेनेंस के लिए जारविस को कुछ देर के लिए ऑफ किया गया था। तब हम मारिया हिल को भी देखते हैं जो सब कुछ चेक करने आई है। वहीं हम डार्सी को भी देखते हैं जो हैप्पी के अंडर इंटर्नशिप करने आई है। डार्सी हैप्पी के कहने पे बाहर कुछ सामान लेने जाती है। तभी उसी समय जस्टिन हैमर अपने कुछ गुंडों के साथ एवेंजर्स टावर में घुस आता है। जस्टिन हैमर को हमने आयरन मैन 2 मूवी के अंदर देखा था और आयरन मैन 2 के एंडिंग में जस्टिन हैमर को पुलिस पकड़ के ले गए थे। तो जस्टिन जेल से छूटने के बाद सबसे पहले बदला लेने आता है और एवेंजर्स टावर को हाईजैक कर लेता है। क्योंकि जारविस ऑफ था इसलिए जस्टिन हैमर बड़े आसानी से सब कुछ हैक कर लेता है और सारे अल्ट्रॉन बॉट्स उसके इशारों पे चलने लगते हैं। इसके बाद जस्टिन एक लैब में घुसने की कोशिश करता है जहाँ हल्क का ब्लड रखा हुआ है। जस्टिन के गुंडे लैब के डोर खोलने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी हल्क के ब्लड को सेफ रखने की कोशिश में गलती से हैप्पी उस ब्लड को खुद के बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे हैप्पी का एक पैर हल्क के जैसे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग वाला पर्पल मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हैप्पी ही था। वहीं मारिया हिल जब जस्टिन को रोकने की कोशिश करती है तब जस्टिन अल्ट्रॉन बॉट की मदद से मारिया को घायल कर देता है। तभी हम हैप्पी को देखते हैं जो एक एक करके सारे एवेंजर्स को कॉल कर रहा है, लेकिन सभी एवेंजर्स किसी न किसी काम पे बिजी होते हैं। और इसी समय अचानक से हैप्पी का हाथ बड़ा हो जाता है जिससे हैप्पी के हाथ में मौजूद स्मार्टफोन टूट जाता है। तब हैप्पी सोच ही रहा था कि वो अभी क्या करेगा। तभी उसी वक्त डार्सी वॉकी टॉकी से बोलती है कि मुझे सामान मिल चुका है, अभी मैं आ रहा हूँ। तभी हैप्पी उससे बोलता है कि एवेंजर्स टावर हाईजैक हो गया है और तुम बेसमेंट में जाओ जहाँ जारविस का हार्ड कॉपी रखा हुआ है जिससे तुम जारविस को ऑन कर सकते हो। तभी जस्टिन के गुंडे हैप्पी को ढूंढ लेते हैं और हैप्पी के ऊपर गोलियों की बरसात करने लगता है। तब हैप्पी कपड़ों के मदद से झूलते हुए एवेंजर्स टावर के नीचे के फ्लोर कैप्टन अमेरिका के ट्रेनिंग रूम में आ जाता है और उसी वक्त हैप्पी पूरी तरीके से एक पर्पल हल्क में बदल जाता है। वहीं डार्सी जब एआई हार्ड डिस्क ढूंढ रही थी तभी जस्टिन हैमर डार्सी को पकड़ के ले जाता है। जस्टिन हैमर डार्सी और मारिया हिल को बंदी बना के हैप्पी को सामने आने को बोलता है। तब हैप्पी नीचे के फ्लोर को तोड़ के आता है और सारे आयरन बॉट्स को एक एक करके हल्क की तरह ही तोड़ के रख देता है। इसके बाद जस्टिन उस जगह से भाग जाता है। तब हैप्पी डार्सी और मारिया के हथकड़ियों को खोल देता है और जस्टिन के पीछे जाने लगता है। इसके बाद ही हम आयरन लीजन आर्मी वर्सेस पर्पल हल्क के बीच एक फाइट को देखते हैं जो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था। दरअसल इन्फिनिटी वॉर के बाद से ही हमने हल्क को तोड़फोड़ करते हुए नहीं देखा है, लेकिन व्हाट इफ के इस एपिसोड में हमारे उस कामना को पूरा किया गया। सच में ये वाला हल्क के फाइट देख के असली गुस्सेला हल्क का याद आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन हल्क वर्सेस सूट को समन करके पहन लेता है। तब हमें पर्पल हल्क वर्सेस हल्क वर्सेस सूट के बीच एक बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिलता है, ठीक एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के जैसे ही। वही मारिया और डार्सी मिलके एक एआई को इंस्टॉल करती हैं, लेकिन ये वाला एआई उनके बातें नहीं सुनता है। जिसके बाद पर्पल हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा होकर हल्क बस्टर सूट को तोड़ के रख देता है। तभी उस जगह सारे एवेंजर्स आ जाते हैं और उस पर्पल मॉन्स्टर को देख के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सभी एवेंजर्स मिलके उस पर्पल हल्क को हराने ही वाले थे। तभी डार्सी आके बोल देती है कि ये और कोई नहीं बल्कि हैप्पी है और इस जगह विलन हल्क बस्टर सूट के अंदर है। तब आयरन मैन एक बटन प्रेस करके हल्क बस्टर सूट को डिसेबल कर देता है और पर्पल हल्क के दाहर से जस्टिन बिल्डिंग से गिरने वाला था। तभी पर्पल हल्क उसे बचा लेता है। इसके बाद सभी एवेंजर्स आधा तबाह हुआ एवेंजर्स टावर के अंदर चले जाते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद एंट्री होता है गॉड ऑफ थंडर थॉर का। इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा क्योंकि ये एपिसोड हमें याद दिलाता है पुराना गुस्सेला हल्क। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से बताना।
तो एवेंजर्स फाइनल फाइट में आयरन मैन चित्तौरी शिप को उड़ाने के बाद अर्थ में आके गिरता है। लेकिन अगर टोनी इस जगह अर्थ पे ना गिरता, किसी दूसरे प्लेनेट पे चला जाता तो क्या होता। ठीक यही चीज हमें व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 4 के अंदर देखने को मिला कि टोनी के अर्थ में आने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है। तब टोनी जा गिरता है सकार में ग्रैंड मास्टर के पास। तब ग्रैंड मास्टर टोनी को मोजो मैन कह के बुलाता है और बोलता है कि थैनोस की चित्तौरी शिप को तबाह करने की वजह से टोनी पूरे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तब टोनी ये सब छोड़ के फिर से अर्थ में जाने की बात करता है। तब ग्रैंड मास्टर टोनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए तुम मेरे लिए यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन टोनी फिर भी जाने का जिद करता है। तभी टोपेज टोनी को रोकने के लिए मेल्ट स्टिक को एक लोहे की मूर्ति में टच करता है, जिससे मूर्ति पूरी तरीके से पिघल जाता है। ये देख के टोनी डर जाता है और वहाँ पर रुकता है। तब हमें देखने को मिलता है कि असली वाला एमसीयू में ग्रैंड मास्टर फाइट करवाता था, लेकिन इस यूनिवर्स में ग्रैंड मास्टर फाइट नहीं करवाता है, बल्कि डेडली रेस करवाता है। और इस रेस में हम वैल्करी और कॉर्क को पार्टिसिपेंट करते हुए देखते हैं। लेकिन इस डेडली रेस में सभी एक एक करके आउट होने लगते हैं। इस रेस में हम वैल्करी को बहुत ही कमाल का ड्राइव करते हुए देखते हैं, लेकिन रेस में सबसे आगे होता है कॉर्क। तभी ग्रैंड मास्टर एक केज खोल देता है, जिससे एक बड़ा सा हाथी जैसा मॉन्स्टर निकलता है, जो एक एक करके सारे गाड़ियों को कुचलते जाता है। और ये मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से कॉर्क की तरफ जा ही रहा था। तभी टोनी आधा अधूरा सूट पहन के कॉर्क की मदद करने जाता है, लेकिन टोनी के ब्लास्टर नहीं चलता है। तब ये मॉन्स्टर टोनी और कॉर्क को कुचलने वाला था। तभी कोई उस बड़ा सा मॉन्स्टर को मार देता है। दरअसल ये गमोरा होती है, जो आई है आयरन मैन को थैनोस के पास ले जाने के लिए। इसके बाद अपने तलवार लेके गमोरा टोनी की तरफ बढ़ी रही थी, टोनी को कैद करने के लिए। तभी तोपास ओबिडियन डिस्क टोनी और गमोरा के गले में लगा देती है और टोनी और गमोरा को एक जोरदार बिजली के झटका भी देती है, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी इन दोनों को एक रूम में कैद किया जाता है, जहाँ कॉर्क पहले से ही मौजूद था। तब गमोरा भड़कते हुए टोनी को बहुत सारी बातें बोलने लगती है, लेकिन टोनी गमोरा के बात सुनने के बदले अपने आर्क रिएक्टर को लेके छेड़खानी करता है, जिससे उसके गले में मौजूद ओबिडियन डिस्क छूट जाता है। इसके बाद टोनी अपने ब्रेसलेट के मदद से उस रूम के गेट को हैक करता है, लेकिन जैसे ही टोनी और कॉर्क बाहर निकलता है, तभी टोनी उस गेट को बंद कर देता है, जिससे गमोरा अंदर ही कैद हो जाए। इसके बाद आगे जाकर टोनी को कुछ गार्ड्स दिखते हैं। तब कॉर्क बिना टोनी के बात सुने ही उन गार्ड्स के ऊपर कूद जाता है और सबको मार गिराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गमोरा भी किसी तरीके से उस रूम से छूट गई है और टोनी और कॉर्क के पास आते ही गमोरा शूट करने लगती है, लेकिन टोनी एक गार्ड के पास मौजूद ओबिडियन डिस्क के रिमोट को ले लेता है और गमोरा को एक जोरदार बिजली का झटका देकर उस जगह से चला जाता है। तभी तोपास और कुछ गार्ड आके गमोरा को पकड़ के ले जाते हैं। वहीं टोनी और कॉर्क जाते हैं वैल्करी के पास और टोनी वैल्करी के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारा ड्राइविंग बहुत ज्यादा कमाल का था। और ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग सकार के रूलर चेंज करेंगे, इसलिए टोनी एक नया आर्मर बनाने लगता है, वो भी कबाड़ से। इसके बाद टोनी ग्रैंड मास्टर को एक डेडली रेस के लिए चुनौती देता है और बोलता है कि इस रेस में जो भी जीतेगा वही सकार का नया रूलर बनेगा। तब ग्रैंड मास्टर भी इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी रेस के लिए तैयार होते हैं और वहीं गमोरा को भी जबरदस्ती रेस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तब टोनी आकर एक डिवाइस गमोरा के कार में लगा देता है, जिससे टोनी के बातें गमोरा सुन पाए। और सच में ये रेस बहुत ही ज्यादा कमाल का था, मतलब सभी के पास अलग अलग तरीके के हथियार थे। ये रेस अपने नाम की जैसे ही बहुत ही डेडली था। तो रेस के शुरुआत में वैल्करी और कॉर्क मिलके टोनी के मदद करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर अपने कार में मौजूद अलग अलग बटन को प्रेस करके रेस ट्रैक में अलग अलग चुनौतियाँ लाते रहता है। मतलब खुद तो निकल जाता है, लेकिन बाकियों को मुश्किल में डाल देता है। ग्रैंड मास्टर किसी भी हाल में इस रेस को जीतना चाहता था, इसलिए सबसे पहले ग्रैंड मास्टर एक टनल को ओपन करता है और इस टनल से बाहर निकलने के समय ही बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद तोपास अपने गाड़ी में लगा हुआ मेल्ट स्टिक को टोनी के कार से टच करवा देता है, जिससे टोनी का कार मेल्ट हो जाता है। लेकिन तभी टोनी अपना आर्मर से एक बहुत ही कमाल का रेसिंग कार बना देता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर दो बड़े बड़े मॉन्स्टर को रिलीज करता है। तभी टोनी गमोरा से बात करते रहता है कि तुम अपने पिता से थोड़ा सा अलग भी बन
सकते हो, तुम अपने अलग पहचान भी बना सकते हो। तभी हम देखते हैं कि गमोरा टोनी के कार को निशाने पे लेता है, लेकिन टोनी के कार को उड़ाने के बदले गमोरा उन दोनों मॉन्स्टर को मार दिया है। तब टोनी तो किसी तरीके से निकल जाता है, लेकिन गमोरा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद रेस में सिर्फ ग्रैंड मास्टर, आयरन मैन और वैल्करी ही बचे थे, जिसमें से सबसे आगे था ग्रैंड मास्टर। तभी वैल्करी के भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तब रेस में बचे हुए थे आयरन मैन और ग्रैंड मास्टर, जिनमें से ग्रैंड मास्टर अपने गाड़ी का तेजी बहुत ही बढ़ा लेता है। तभी आयरन मैन अपने आर्क रिएक्टर को मूव करता है और आयरन मैन की गाड़ी सुपर स्पीड में भागने लगती है। इसी के साथ आयरन मैन ये रेस भी जीत लेता है। तब एंडिंग में ग्रैंड मास्टर बोलता है, क्योंकि मैं इस जगह का रूलर हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगा वही होगा। तब ग्रैंड मास्टर धोखे से टोपाज को सिग्नल दे देता है, जिससे टोपाज मेल्टिंग स्टिक लेके आयरन मैन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वैल्करी अपनी गाड़ी से टोपाज की गाड़ी को टक्कर मार देती है। तब मेल्टिंग स्टिक उड़ के ग्रैंड मास्टर की पैरों पे टच हो जाता है, जिससे ग्रैंड मास्टर पूरी तरीके से पिघल जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि आयरन मैन, वैल्करी और कॉर्क एक साथ बात करते हुए वाइन पी रहे हैं, और क्योंकि आयरन मैन यहाँ से जाने वाला है, इसलिए इस जगह का नया रूलर बनेगी वैल्करी। लास्ट में जब आयरन मैन जाने वाला था, तब हम आयरन मैन के पीछे गमोरा को देखते हैं। गमोरा आयरन मैन से बोलती है कि मुझे तुम्हें थैनोस के पास ले जाना होगा। तब गमोरा आयरन मैन को थैनोस के पास लेके जाती है, लेकिन गमोरा और आयरन मैन मिलके मेल्टिंग स्टिक के मदद से थैनोस को मार देते हैं। दरअसल हमने व्हाट इफ सीजन 1 में जो गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स टीम को देखा था, उस टीम के हर एक मेंबर की स्टोरी हमें पता था, सिर्फ उस टीम में गमोरा की स्टोरी ही हमें पता नहीं था। तो ये स्टोरी उसी थैनोस किलर गमोरा का था। दोस्तों, व्हाट इफ सीजन 2 का ये एपिसोड भी मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से बताना। तो व्हाट इफ के सीजन 1 में ही हमने देखा था कि जब स्टीव रॉजर्स के बदले पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है, तब क्या होता है। हमने देखा था कि पेगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम लेके बन जाती है कैप्टन कार्टर, लेकिन वही स्टीव रॉजर्स पेगी के साथ देने के लिए एक आयरन मैन मार्क 1 जैसा सूट पहनता है, जिसका नाम होता है हाइड्रा स्टॉम्पर, जिसको बनाया था टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क ने। तो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 5 की स्टोरी कंटिन्यू होता है व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 1 के एंडिंग से ही। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नताशा कैप्टन कार्टर को एक शिप में मौजूद कंटेनर की तरफ दिखाती है, जहां हाइड्रा स्टॉम्पर मौजूद था, और पेगी के सामने जाते ही हाइड्रा स्टॉम्पर ऑन होके हमला करने लग जाता है। तब किसी तरीके से बचते हुए पेगी शील्ड को हाइड्रा स्टॉम्पर की तरफ फेंक देती है। शील्ड जाके लगता है हाइड्रा स्टॉम्पर के हेलमेट में, और हेलमेट खुल जाता है। तब हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर अभी भी स्टीव मौजूद है। इसके बाद ही हाइड्रा स्टॉम्पर बहुत सारे मिसाइल शिप की तरफ फायर कर देता है। तब ठीक समय पेगी और नताशा शिप से कूद जाते हैं, और तभी शिप ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद पेगी निक फ्यूरी के पास जाकर इस बारे में पूछती है, क्योंकि पेगी को बताया गया था कि एक मिशन के दौरान हाइड्रा स्टॉम्पर और स्टीव दोनों ही खत्म हो गए हैं। तब ब्लैक विडो बोलती है कि शायद उस मिशन के बाद रेड रूम स्टीव को पकड़ के ले गए होंगे, जिसके बाद उन्होंने स्टीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बकी शील्ड के एक काउंसिल मेंबर है, जिसके ऊपर हाइड्रा स्टॉम्पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक समय कैप्टन कार्टर आके बकी को बचा लेती है। फिर एक घमासान लड़ाई होता है कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर के बीच। फिर दोनों बहुत देर तक लड़ने के बाद आसमान की ऊंचाइयों में चले जाता है, जहां कैप्टन कार्टर अपने शील्ड से हाइड्रा स्टॉम्पर के चेस्ट में एक जोरदार बाढ़ करती है, जिससे हाइड्रा स्टॉम्पर बंद हो जाता है। जिसके बाद ब्लैक विडो अपने क्वीन जेट से गिरते हुए कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर को गिरने से बचा लेती है। तब हम एक आइलैंड में कैप्टन कार्टर और नताशा को बात करते हुए सुनते हैं कि स्टीव को अगर इस सूट से निकाला गया तो स्टीव मर भी सकता है। अभी एक ही उपाय है कि रेड रूम में जाकर फिर से स्टीव को ठीक किया जाए, लेकिन रेड रूम के लोकेशन किसी को भी पता नहीं होता है। उसी समय स्टीव रॉजर्स जाग जाता है और बोलता है कि मुझे रेड रूम का लोकेशन पता है। तब हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर उन्हें एक जगह लेके जाता है, जहाँ बहुत सारे घर बना हुआ है, लेकिन उन घरों में इंसान नहीं
नहीं बल्कि रोबोट्स रहते हैं। और इसके बाद जैसे ही कैप्टन कार्टर और स्टीव थोड़ा सा नजदीक आने लगते हैं तभी एक बीडो बाइट पेगी के गले में आ लगता है। तब हम देखते हैं कि सभी रोबोट्स अपने हाथों से बीडो बाइट शूट कर रहे हैं। इसके बाद ही कैप्टन कार्टर, हाइड्रा स्टॉम्पर और ब्लैक विडो उन रोबोट से लड़ने लगता है। सुपर सोल्जर होने की वजह से कैप्टन कार्टर के ऊपर बीडो बाइट का कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन वही ब्लैक विडो एक इंसान होने की वजह से उसके ऊपर बीडो बाइट्स का बहुत ज्यादा असर हो जाता है। इसी दौरान हाइड्रा स्टॉम्पर ऑफ हो जाता है। तब पेगी हाइड्रा स्टॉम्पर के पास जाने लगती है, लेकिन उसी समय कुछ ज्यादा ही बीडो बाइट्स पेगी को लग जाता है, जिससे पेगी के भी शरीर में बीडो बाइट्स की असर होने लगता है। तब कैप्टन कार्टर जमीन में गिर के आसमान में देखती है रेड रूम को। फिर हमें पता चलता है कि इन सभी कांड के पीछे मेलिना के हाथ है, जो नताशा की माँ होती है। और हमें पता चलता है कि हाइड्रा स्टॉम्पर इस पूरे वक्त में मेलिना के साथ ही था। असल में मेलिना कैप्टन कार्टर और नताशा को उस जगह लाना चाहती थी। इसके बाद ही लड़ाई शुरू हो जाता है। कैप्टन कार्टर से फाइट करता है हाइड्रा स्टॉम्पर और नताशा मेलिना के साथ आई विडो से फाइट करने लग जाती है। इस फाइट में पहले तो विडोस नताशा के ऊपर भारी पड़ने लगती है, लेकिन इसके बाद ही नताशा एक रोबोट की टूटे हुए हाथ को उठा के विडो बाइट शूट करती है, जिससे सभी विडो ढेर हो जाती है। तभी मेलिना आके नताशा को पूरी तरीके से पीटने लग जाती है। वही कैप्टन कार्टर फाइट कर रही थी हाइड्रा स्टॉम्पर से, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद कैप्टन कार्टर अपने शील्ड फेंक के बोलती है, मैं तुमसे और नहीं लड़ सकती। ये सुनने के कुछ देर बाद स्टीव भी रुक जाता है और रेड रूम को तबाह करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ मेलिना नताशा को मारने वाली थी, तभी नताशा ग्रैपल गन से हाइड्रा स्टॉम्पर को पकड़ती है। वही रस्सी का दूसरा हिस्सा मेलिना के पैरों पे बांध देती है, जिससे मेलिना हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ रेड रूम से टकरा के खत्म हो जाती है। इसके बाद नताशा और कैप्टन कार्टर किसी तरीके से उस जगह से बच के निकल जाते हैं। इसके बाद हम नताशा और पेगी को बात करते हुए देखते हैं। तभी कैप्टन कार्टर के नीचे एक रेड कलर का पोर्टल ओपन होता है, जिससे कैप्टन कार्टर कहीं चली जाती है। इसके बाद कैप्टन कार्टर के सामने हम निक फ्यूरी के एक वेरिएंट और मेरी प्यारी वांडा के एक वेरिएंट को देखते हैं। तब कैप्टन कार्टर बोल के चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 6। दोस्तों इस एपिसोड की स्टोरी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका एंडिंग बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओडिन डेसरेक्ट लेके इटर्नल फ्लेम सर्टर से फाइट कर रहा है, लेकिन डेसरेक्ट के रहते हुए भी सर्टर की एक ही बार से एस्गार्ड तबाह हो जाता है। तब डेसरेक्ट उस रैग्नारोक को सरवाइव करके आके गिरता है अर्थ में। इसके कुछ सालों बीत जाने के बाद हम एक गांव को देखते हैं, जहां सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से रहते हैं। इसी जगह हम कहोरी और उसके भाई को भी देखते हैं। ये दोनों जंगल के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां जाना मना है। दरअसल इन्होंने एक श्रापित तालाब के बारे में सुना था, जहां जो कोई भी जाता है वो गायब हो जाता है। लेकिन कहोरी और उसका भाई जंगल के बीचों बीच एक तालाब के पास पहुंचता है, लेकिन उस जगह पहुंच के देखता है कि ये तो नॉर्मल तालाब है। तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कहोरी और उसका भाई गांव में जाके देखते हैं कि कुछ सैनिकों ने उनके गांव के ऊपर हमला कर दिया है, जिसके बाद एक सैनिक कहोरी और उसके भाई को देख लेता है और उनका पीछा करने लग जाता है। कहोरी उसके भाई के साथ भागी रही थी, तभी ये दोनों एक अंडरग्राउंड गुहा में गिर जाते हैं। तब इन्हें दिखता है श्रापित तालाब जो नीले रंग में चमक रहा था। तभी एक सोल्जर आके कहोरी को गोली मार देता है। कहोरी तालाब में गिर जाती है। तब हम देखते हैं कि तालाब में मौजूद डेसरेक्ट कहोरी को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद कहोरी एक दूसरे दुनिया में चला जाती है। डेसरेक्ट की अंदर की दुनिया में कहोरी मिलती है टारोस से, फिर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद कहोरी जब उठती है तब वो अपने आसपास अजीब से लोगों को देखती है, जिनके पास मैजिकल पावर्स थी। इसके बाद कहोरी डेसरेक्ट पोर्टल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नाकाम हो जाती है। इसके बाद टारोस को एक भोपू बजने की साउंड सुनाई देता है। तब टारोस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये शिकार का समय है। दरअसल बड़े बड़े सांड जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर की पीठ में लगे फलों को तोड़ना ही इस दुनिया का शिकार है। तब सभी बहुत ही तेजी से भागते हुए फलों को तोड़ने लगते हैं। वही कहोरी को भी बहुत ज्यादा मजा आने लगता है और वो भी बहुत ही तेजी से भागने लगती है, लेकिन एक चट्टान की वजह से कहोरी मुड़ के उन मॉन्स्टर
मॉन्स्टर के सामने आ जाती है। तभी कहोरी मैजिक करके एक बड़ा सा मॉन्स्टर को उठा देती है, जिससे मॉन्स्टर की पीठ में लगे बहुत सारे फल भी नीचे गिर जाता है। दरअसल इस जादुई दुनिया में अगर कोई कुछ समय बिताता है तब उसे भी जादुई पावर्स मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी एक साथ मिलके बात करते हैं कि किसी ने 2 फल तोड़ा तो किसी ने 5। तभी कहोरी ढेर सारे फल लेके उस जगह आती है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब उस जगह नाच गाने के साथ सेलिब्रेशन होने लगता है। लेकिन वही असली दुनिया में जनरल उस श्रापित फॉरबिडन लेक के बारे में जान जाता है और जनरल अपने सोल्जर्स से कहता है कि जिसे भी अमर होना है वो इस लेक में उतर जाओ। तब कुछ सैनिक लेक में उतरते हैं, लेकिन डेसरेक्ट उन्हें भी खींच के दूसरी दुनिया में लेके चला जाता है। तब ये सोल्जर्स डेसरेक्ट की दुनिया में जाकर कहोरी के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन कहोरी उन गोलियों को अपने जादू से रोक देती है। साथ ही सभी सैनिकों को भी बंदी बना लेती है। कहोरी एक सैनिक के गले में अपने भाई के लॉकेट को देखती है। तब कहोरी डेसरेक्ट पोर्टल को अपने पावर से जमीन में लाती है और सभी को अपने लोगों की मदद के लिए उसके साथ जाने को बोलती है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को राजी नहीं होता है। तब कहोरी अकेले ही उन सैनिकों से लड़ने चली जाती है। पहले तो बड़े आराम से अपने जादू से सैनिकों को हरा रही थी, लेकिन तभी जनरल तोप चलाने की आदेश दे देता है। कहोरी उन तोपों के गोलों को रोक नहीं पाती है और एक गोला सीधा कहोरी के सर में लगता है, जिससे कहोरी जमीन में गिर जाती है। तब जनरल कहोरी को मारने वाला था। तभी जंगल से बहुत सारे जादुई लोग कहोरी के मदद के लिए आ जाते हैं और कुछ ही देर में ये सभी सैनिकों को हरा देते हैं और जहाजों को भी नष्ट करके सभी गाँव वालों को बचा लेते हैं। इसके बाद कहोरी एक पोर्टल से अपने कुछ साथियों को लेकर स्पेन के क्वीन के पास जाती है और क्वीन के राजगद्दी को तोड़ के डराती है, जिससे रानी शांति समझौता करने वाली थी। तभी फिर से एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे निकलता है हम सभी के फेवरेट स्ट्रेंज सुप्रीम एके इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, और ये आके कहोरी से कहते हैं कि मैं तुमको बहुत समय से खोज रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये स्टोरी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस स्टोरी में डेसरेक्ट के अर्थ में गिरने के बाद से ही किसी भी कैरेक्टर को हम पहले से नहीं जानते थे। ये स्टोरी और इसके कैरेक्टर हम सभी के लिए एकदम ही नया था और ये फुल एपिसोड इंग्लिश में होने के बदले अलग ही लैंग्वेज में था, लेकिन एंडिंग में स्ट्रेंज सुप्रीम को देखकर एकदम से ही मजा आ गया। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 7 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि गॉडेस ऑफ डेथ हेला गॉडेस ऑफ लाइफ हेला में कैसे बदलती है। तो कहानी की शुरुआत में बेसिकली हमें वही सब बताया जाता है कि ओडिन हेला के साथ मिलके सारे रेल्म्स को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद मेन एमसीयू यूनिवर्स में ओडिन हेला को हेल में कैद कर देता है, लेकिन व्हाट इफ के इस वाले यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता है। इस यूनिवर्स में ओडिन को जब पता चलता है कि हेला यूनिवर्स को कॉन्कर करना चाहती है, तब बाप और बेटी के बीच एक बहस चलने लगती है। इसी बीच हेला ओडिन की तरफ म्योनिर को फेंक देती है। तब ओडिन म्योनिर को एक हाथ से पकड़ के तोड़ देता है, ठीक इस सीन के तरह ही। It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. जिसके बाद ओडिन हेला के ताज को छीनता है, फिर हेला के पावर्स को छीन के ताज में बढ़ती वाला इंचार्टमेंट कर देता है और हेला को थॉर की जैसे ही मिडगार्ड यानी कि अर्थ में फेंक देता है। रियासतों के लायक नहीं हो, अब पिता तुम्हारा बहिष्कार करता हूं। फिर हम हेला के ताज को धरती में गिरते हुए देखते हैं, जिसके बाद हेला से पहले ही बेनबू अपने आर्मी के साथ ताज के पास पहुंच जाता है। फिर जब हेला अपने ताज लेने आती है, तब बेनबू के आर्मी हेला को घेर लेता है। तब पहले तो हेला को लगता है कि वो इन सभी को चुटकियों में हरा देगी, लेकिन तभी हेला को एहसास होता है कि ओडिन ने उससे पावर्स छीन लिया है। इसके बाद हेला बिना पावर्स के ही बेनबू के सैनिकों के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगती है। इसी
दौरान बेनबू अपने टेन रिंग के मदद से हेला को पकड़ लेता है। तब हेला कहती है कि अगर मेरे पास मेरा ताज होता तो घुटनों के बल तुम होते। तभी बेनबू हेला को ताज के पास जाने देता है, लेकिन हेला अपने ताज को हिला भी नहीं पाती है क्योंकि वो अभी अपने ताज के लिए अनवर्दी हो गई है। तब बेनबू हेला को पकड़ के ले जाता है और हेला को उसके साथ मिलके दुनिया जीतने की प्रस्ताव देता है, लेकिन हेला बेनबू को धोखा देकर बेनबू को पीट के भाग जाती है। तब हेला मिलती है बिना सर वाला जीप मॉरिस से और मॉरिस हेला को उसी जादुई जंगल से होते हुए तालों में ले जाता है, लेकिन जादुई जंगल पार करते ही हेला का सामना होता है जाई से। जाई हेला को पीट पीट के बेहोश कर देती है और जब हेला को होश आता है तब हेला चारों ओर से तालों के लोगों से घिरी हुई होती है। इसके बाद जाई एल्डर काउंसिल के तरफ से हेला के साथ बात करने आती है और हेला को बताती है कि हम तुम जैसे बाहरी खतरों से धरती को बचाते हैं। तब हेला बोलती है कि मैं पुरानी वाली मौत की देवी नहीं रही, मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, मुझे तुम अपने जैसे टेक्निक सिखाओ जिससे मैं भी तुम्हारे साथ दे सकूं। तब जाई हल्की सी मुस्कान के साथ हेला की बात मान जाती है और तभी ड्रैगन हेला के ऊपर से गुजरता है। इसके बाद हेला की ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। इसी दौरान हेला एक आदमी को हवा में फूल उड़ाते हुए देखती है। तब हेला बोलती है कि क्या हम फूलों के बदले चाकू या आग को उड़ा सकते हैं, जिसके रिप्लाई में जाई बोलती है कि ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना मन शांत करना होगा मेडिटेशन करके। वही दूसरी तरफ एस्गार्ड में हेमडाल ओडिन से जाकर कहता है कि कुछ दिनों से उसने हेला को नहीं देखा है, शायद हो सकता है कि हेला मर चुकी है और धरती में ऐसा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रिंग वाले, और ये 10 रिंग्स गॉड्स को भी मार सकता है। ये सुनने के बाद ओडिन 10 रिंग हासिल करने के बारे में सोचने लगता है। वहीं हेला जाई के साथ ट्रेनिंग करती रहती है, जिस बीच हेला रिवील करती है कि वो सारे रेल्म्स को कॉन्कर करना चाहती है क्योंकि उसे आजादी चाहिए। तब जाई हेला से कहती है कि अंधकार को खत्म करने के लिए चाहिए रोशनी, इसलिए तुम्हें पावर्स की नहीं बल्कि मकसद की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि समय बीतने के साथ हेला सब कुछ सीखने लगती है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी और भी ज्यादा अच्छा होने लगती है। अभी हेला हवा को भी कंट्रोल कर सकती है। तभी ओडिन एक दिन बाइफ्रॉस्ट की मदद से अर्थ में आता है और बाइफ्रॉस्ट की लाइट हेला दूर से ही देख लेती है। तब हेला तालों से अपने लिए ड्रैगन की स्किन से बना हुआ कवच, ढाल और भाला लेती है। उसी समय हेला के सामने जाई आती है, लेकिन हेला को रोकती नहीं है क्योंकि जाई जानती थी कि हेला को मकसद मिल चुकी है। तब हम देखते हैं कि बेनबू अकेले ही एस्गार्डियन सोल्जर से लड़ रहा है। तभी हेला आके बेनबू की मदद करती है। इसके बाद ओडिन हेला को फिर से उसके तरफ आने को बोलता है, लेकिन हेला इनकार कर देती है। तब ओडिन अपने गंगनीज से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हेला अपने ड्रैगन शील्ड से उस अटैक को काउंटर कर देती है, जिसमें हेला की मदद करता है बेनबू। तब घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसमें ओडिन अकेले ही हेला और बेनबू के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन हेला भी ताल से सीखा हुआ मूव्स के मदद से ओडिन को एक कड़ी टक्कर दे रही थी। हेला ओडिन के हाथों से गंगनीर छीन लेती है। तभी मौका पाके बेनबू 10 रिंग से एक जोरदार मुक्का ओडिन के मुंह पे मारता है। ओडिन जमीन में गिर जाता है, लेकिन हेला ओडिन की तरफ मदद की हाथ बढ़ाती है। तब हम हेला के ताज को हिलते हुए भी देखते हैं, मतलब हेला अब बढ़ती बन रही है, लेकिन ओडिन गुस्से से हेला की गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। तब हेला की ताज हेला के पास आ जाता है। एक तेज रोशनी के साथ हम हेला को पावर्स मिलते हुए देखते हैं, लेकिन अभी हेला का सूट डार्क नहीं है बल्कि लाइट की जैसे चमकीला है। मतलब अभी हेला गॉडेस ऑफ डेथ हेला से गॉडेस ऑफ पीस, गॉडेस ऑफ फ्रीडम, गॉडेस ऑफ लाइफ
वाइफ बन चुकी है। तब ओडिन हेला के ऊपर गंगनीर से हमला करता है, लेकिन हेला को उस बार से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हेला ही ओडिन के हाथों से गंगनीर छीन लेती है। इसके बाद ओडिन हेला से कहता है, तुम अभी मेरे गद्दी के हकदार बन चुकी हो मेरे बच्ची। तब हेला भी बोलती है कि मुझे मकसद मिल चुका है, मुझे सभी रेल्म्स में सभी को फ्रीडम देना है। इसके बाद हेला बेनबू की तरफ मुड़ती है। इसके रिस्पॉन्स में बेनबू भी अपना सर झुका लेता है, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंडिंग में हम देखते हैं कि हेला अपने एस्गार्डियन आर्मी और बेनबू के साथ मिलके थैनोस को रोकने जाती है, दुनिया में शांति कायम करने के लिए। इसी के साथ ही ये कमाल का एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में लोकी जनता को एंटरटेन कर रहा था और थॉर लोकी को देख देख कर बोर होके हेला से कहता है कि मुझे इसके ऊपर कुछ फेंकना है। तभी आसमान में एक ग्रीन कलर का क्रैक बनता है। सबसे पहले लोकी उस क्रैक में खींचा जाने लगता है, लेकिन कैप्टन कार्टर उसे बचा लेती है। तभी क्रैक हेला को भी अपने तरफ खींचने लगता है। पेगी फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो नाकाम हो जाती है और हेला उस क्रैक में चली जाती है। लेकिन हेला के हाथ में मौजूद सेप्टर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद थॉर कैप्टन कार्टर के ऊपर भड़क जाता है। तुम्हें एक ही काम दिया गया था, हमारी महारानी को सुरक्षित रखना, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया। सैनिकों पकड़ लो इसे। लेकिन तब कैप्टन कार्टर सोल्जर्स को पीट के उस जगह से भाग जाती है। वही थॉर फ्यूरी से स्कारलेट विच को बुलाने को बोलता है। तब हमें वॉचर बताने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है। दरअसल ये स्टोरी 1602 समय का है और इसी समय किसी तरीके से एवेंजर्स ग्रुप बन जाता है, लेकिन कैसे, इधर ये सब चल क्या रहा है और क्यों, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वॉचर बता ही रहा था, तभी पेगी वॉचर से बोलती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। वॉचर बोलता है हाँ। इसके बाद वॉचर पेगी को ऑफर देता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ दूं, लेकिन पेगी वॉचर को मना कर देती है। तब हम महल में स्कारलेट विच को देखते हैं, जो महल में थॉर को कह रही थी, महाराज यकीन मानिए कि जो क्रैक्स आ रहे हैं उन सभी के पीछे कैप्टन कार्टर का कोई भी हाथ नहीं है। असल में सिर्फ लौती वही है जो हमारी यूनिवर्स को बचा सकती है। कैप्टन कार्टर से भी पहले हमारी दुनिया में और एक टाइम ट्रेवलर आया है, जिसके वजह से ही ये सब हो रहा है। और ये सब बातें पेगी चुपके से सुन रही थी। जिसके बाद वहाँ से निकल के पेगी सीधा जाती है टोनी के पास और टोनी को नींद से जगाती है, क्योंकि यूनिवर्स कोई भी हो, स्मार्टेस्ट मैन तो टोनी ही हो सकता है। जिसके बाद पेगी टोनी को सब बताने के बाद बोलती है कि हमें सबसे पहले टाइम ट्रेवलर को ढूंढना होगा। जिसके रिप्लाई में टोनी बोलता है कि मैं एक डिवाइस बना तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा। तब पेगी सोचती है कि इस समय आर्क रिएक्टर पॉसिबल नहीं है, तो क्या किंग थॉर के पास जो छड़ी है उसमें लगा हुआ टाइम स्टोन से हो सकता है। तब टोनी बोलता है बड़े आराम से। जिसके बाद पेगी बोलती है कि मैं उसे चोरी करती हूँ और तुम डिवाइस बनाओ। जिस पे टोनी बोलता है कि अगर चोरी करना ही है तो मैं एक टीम सजेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी हंसी मजाक करते हुए रास्ते से जा रहा था, तभी उसके गाड़ी के ऊपर लुटेरे हमला कर देते हैं। दरअसल ये स्टीव रॉजर्स, बकी और एंटमैन होते हैं। इसके बाद पेगी स्टीव के सामने आती है। स्टीव को लगता है कि पेगी भूत है, क्योंकि इस यूनिवर्स की पेगी पहले ही मर चुकी है। तो सबसे पहले पेगी क्लियर करती है कि वो इस यूनिवर्स के नहीं है। तब पेगी और स्टीव आपस में बात कर ही रहे थे। उसी मौके पे लोकी उस जगह से भाग जाता है। जिसके बाद एक जगह बैठ के पेगी जब स्टीव को प्लान बता रही थी, तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। दरअसल हैप्पी येलो सूट सोल्जर्स से उनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जब येलो सूट सोल्जर्स हारने लगता है तब हैप्पी बुलाता है डिस्ट्रॉयर को। पेगी स्टीव के साथ मिलके पहले तो डिस्ट्रॉयर से फाइट करती है, लेकिन इसके बाद ही पेगी अकेले ही सरेंडर कर देती है। दरअसल ये सभी उसका ही प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जब पेगी को काल कोठरी में कैद किया गया तब वॉचर फिर से पेगी को वापस जाने का ऑफर देता है, लेकिन पेगी फिर से ऑफर ठुकरा देती है और पेगी अपने हाथों में बंधे हुए बेड़ियों को तोड़ के काल कोठरी के एक रूम के पास जाती है। जिसके बाद सैनिकों के मदद से गुस्सा दिलाती है हल्क को और बड़े आराम से हल्क की पीठ में चढ़ के पेगी उस जगह से निकल जाती है। तब पेगी जाती है टोनी के पास,
जहाँ टोनी डिवाइस बना चुका था। जिसके बाद सभी मिलके प्लान बनाते हैं कि कैसे थॉर की उस छड़ी को हासिल किया जाए। तब ये सभी लोग अलग अलग भेष में महल में घुसते हैं। सभा चली रही थी, तभी फिर से क्रैक बनने लगता है। तब स्कारलेट विच उस क्रैक को अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी एंट्री होता है एंग्री हल्क का, जिससे सभी लोगों को सिग्नल मिल जाता है कि अभी लड़ाई का समय हो चुका है। तब घमासान लड़ाई शुरू होता है। इस जगह हम हल्क को पुराने वाले रूप में देखते हैं और इसी जगह हमें देखने को मिलता है हल्क स्मैश। हल्क बहुत ही आराम से अकेले ही एक ही साथ बहुत सारे सोल्जर्स को गाने लगा देता है और हैप्पी से फाइट कर रहा था स्टीव रॉजर्स। लेकिन स्टीव के हाथों हारने के बाद गुस्से से हैप्पी पर्पल हल्क में बदल जाता है। जिसके बाद हमें पर्पल हल्क वर्सेस रियल हल्क के बीच फाइट देखने को मिलता है। वहीं पेगी फिर से थॉर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन थॉर पेगी की कोई भी बात नहीं सुनता है और कुछ देर तक लड़ने के बाद थॉर पेगी को मारने ही वाला था। तब स्कारलेट विच अपने मैजिक से थॉर को रोक देती है। तब निक फ्यूरी छड़ी को टोनी के हाथों में दे देता है। टोनी पहले तो छड़ी से टाइम स्टोन को निकालता है, फिर मशीन में डाल देता है। जिसके बाद पेगी कार्टर उस मशीन के अंदर अपने हाथ घुसा देती है। तब पेगी के हाथों में एक गॉन्टलेट जैसा बन जाता है, जिसके अंदर होता है टाइम स्टोन और पेगी टाइम स्टोन की यूज करके उस जगह मौजूद सभी को फ्रीज कर देती है। फिर देखती है कि स्टीव रॉजर्स ही सबसे पहला टाइम ट्रेवलर था और स्टीव सब कुछ भूल चुका था। लेकिन तब स्टीव को सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। स्टीव बोलता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैं जब थैनोस से फाइट कर रहा था तब मैंने थैनोस के हाथ में मौजूद टाइम स्टोन को हिट किया था, जिस वजह से मैं इस जगह फंस गया और सब कुछ भूल गया। और टाइम स्टोन की गड़बड़ी की वजह से ही इस यूनिवर्स का पास्ट और फ्यूचर एक साथ मिल चुका था। साथ ही एक क्रैक बन रहा था जिससे ये यूनिवर्स खत्म हो जाता। तब स्टीव खुद से ही पेगी के हाथ में मौजूद स्टोन को प्रेस करता है और सब कुछ ठीक कर देता है। एपिसोड की एंडिंग में पेगी के पास स्ट्रेंज सुप्रीम आके बोलता है कि पेगी मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने आया हूँ। और इसी के साथ व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 भी एंड हो जाता है। दोस्तों व्हाट इफ सीजन 2 का ये एपिसोड तो मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लगा, क्योंकि इस एपिसोड में हमें हमारे फेवरेट सुपर हीरोज दिखे, वो भी पुराने लुक में पुराने अंदाज के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 9 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 1602 में पेगी के पास स्ट्रेंज सुप्रीम आता है और स्ट्रेंज पेगी से मदद मांगता है। तब पेगी बोलती है अरे नहीं तो, लेकिन तुम मुझे मेरे यूनिवर्स तक लिफ्ट दे सकते हो। तब स्ट्रेंज बोलता है कि ये थोड़ा सा सीरियस मामला है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के साथ इन्फिनिटी कैसल में जाता है, जिसे यूनिवर्स तबाह होने के बाद एक पॉकेट डायमेंशन में स्ट्रेंज सुप्रीम ने ही बनाया था। और इस कैसल की हर जगह हम क्रिस्टल में कैद बीइंग्स को देख सकते हैं। स्ट्रेंज बोलता है कि मैं यूनिवर्स के लिए जो भी खतरा बनता है उन्हें कैद कर लेता हूँ। तब पेगी पूरा मामला समझ जाती है और बोलती है कि शायद तुम्हारे कैद से कोई भाग गया है जिसे मुझे पकड़ना होगा। इसमें स्ट्रेंज हामी भरता है। इसके बाद स्ट्रेंज पेगी को एक यूनिवर्स में भेज देता है जहां सुपर सोल्जर प्रोग्राम नाकाम हुआ था। तब रेड स्कल डेसर्ट की मदद से धरती में राज किया था। तभी कैप्टन कार्टर के आसपास कोई दौड़ने लगता है। पहले तो हमें लगता है कि ये क्विकसिल्वर होगा, लेकिन असल में ये कहोरी होती है। कहोरी पेगी को बोलती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तभी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। दरअसल स्ट्रेंज सुप्रीम यूनिवर्स किलर के साथ यूनिवर्स के सुपर हीरोज को भी कैद किया है। इन्हें स्ट्रेंज एक फोर्ट में आहुति देकर अपने यूनिवर्स को रिक्रिएट करना चाहता है क्रिस्टीन को पाने के लिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज काहोरी को कैद करने लगता है। तभी पेगी डॉक्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब पेगी देखती है कि वो इस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं रोक सकती है, तब अपने शील्ड से उस जगह मौजूद सभी यूनिवर्सल किलर और हीरोज को आजाद कर देती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है। तब कहोरी और पेगी उस जगह से भाग जाती है। तभी उनका सामना होता है जॉम्बी सेना और जॉम्बी वांडा से। कहोरी वांडा से लड़ते हुए वांडा को कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है, लेकिन जॉम्बी आर्मी कैप्टन कार्टर के ऊपर हावी होने लगता है। तभी अचानक से सारी जॉम्बिस की आंखें रेड से ग्रीन हो जाता है, क्योंकि उस जगह आ चुकी थी मौत की देवी हेला। उसी वक्त उस जगह सर्टर भी आ जाता है, जिससे लड़ने में जॉम्बिस और हेला बिजी हो जाते हैं। तब फिर से कैप्टन कार्टर और कहोरी उस जगह
से भाग जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक पोर्टल ओपन होता है जिससे निकलता है 6 इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस चुटकी बजा के कैप्टन कार्टर को मारने ही वाला था। तभी थैनोस धूल बन जाता है और ये किया था इन्फिनिटी स्टोन वाला किलमॉन्गर ने, जिसे हमने व्हाट इफ सीजन 1 की एंडिंग में देखा था। लेकिन कहोरी एक पोर्टल ओपन करती है और किलमॉन्गर को इन्फिनिटी स्टोन की आर्मर से अलग करके बैटल फील्ड में फेंक देती है। तब कैप्टन कार्टर उस इन्फिनिटी स्टोन के सूट को पहन के फोर्ज में जाती है, जहाँ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से ही मौजूद था। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन की वजह से कैप्टन कार्टर अपने शील्ड से डॉक्टर स्ट्रेंज को हिट कर पा रही थी। कैप्टन कार्टर और कहोरी मिलके डॉक्टर साहब को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना बहुत सारा क्लोन्स बनाता है, जिससे लड़ने के लिए कैप्टन कार्टर भी इन्फिनिटी स्टोन की मदद से अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाती है। तभी डॉक्टर साहब तितली वाला मैजिक करता है, जिसे हमने लास्ट टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस के बीच फाइट के दौरान देखा था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पेगी के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन पेगी समझ जाती है और एक जोरदार मुक्का स्ट्रेंज को मारती है। इसके बाद स्ट्रेंज परेशान होकर सारे हीरोज और विलन्स को फोर्ज में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार पेगी और कहोरी कुछ न कुछ करके सभी को फोर्ज में गिरने से बचा लेती हैं। तब स्ट्रेंज अपना पूरा पावर दिखाता है, इसका सामना कैप्टन कार्टर और कहोरी मिलके भी नहीं कर पाते हैं। तब गिरते हुए हेला अपना ताज फेंकती है कैप्टन कार्टर की तरफ। तभी बेनबू भी अपना 10 रिंग फेंकता है और ऐसे ही एक एक करके कॉस्मिक हल्क अपना तलवार, थॉर अपना म्योल्निर और बाकी सभी भी अपना हथियार इन दोनों के पास फेंकते हैं। तब कैप्टन कार्टर हेला की ताज और कॉस्मिक हल्क के तलवार को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक देती है। तभी कहोरी बहुत सारे पोर्टल बना के गिरते हुए सभी को उनकी यूनिवर्स में भेज देती है। जिसके बाद कहोरी और पेगी मिलके डॉक्टर को इतना ज्यादा पीटते हैं कि डॉक्टर पूरी तरीके से अपना मॉन्स्टर वाला रूप में आ जाता है। तब कोई भी हथियार उस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन तभी पेगी सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपने मुट्ठी में लेके एक जोरदार मुक्का मारती है मॉन्स्टर को, जिससे सारे मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर से अलग हो जाते हैं। तब पेगी डॉक्टर साहब को बोलती है कि स्ट्रेंज क्रिस्टीन कभी भी ये नहीं चाहती थी, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स बोल पड़ते हैं कि हम चाहते थे। इसी के साथ ही सारे मॉन्स्टर्स फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर में घुस के कैप्टन कार्टर को लेके फोर्ज में कूद जाते हैं, लेकिन तभी पेगी किसी तरीके से बच जाती है। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज उन मॉन्स्टर्स को रोक रहा था और डॉक्टर स्ट्रेंज फोर्ज में गिरते ही ब्लास्ट होता है। लेकिन पेगी जब आँख खोलती है तब वो देखती है कि वो वॉचर के साथ होती है, जहाँ वॉचर बोलता है कि कहोरी को भी उसके यूनिवर्स में भेज दिया गया है। जिसके बाद ये दोनों एक यूनिवर्स में जाते हैं, जहां हम क्रिस्टीन को भी देखते हैं। दरअसल इस यूनिवर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने सैक्रिफाइस देके ही बनाया था। तब वॉचर पेगी को कहता है कि अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्स में छोड़ दूं। तब कैप्टन कार्टर बोलता है हाँ, लेकिन थोड़ा सा घूम के। जिसके बाद वॉचर पेगी को यग्रसील के पेड़ दिखाता है और हम जानते हैं कि इस यग्रसील के बीच में कौन बैठा है। और इसी के साथ ही व्हाट इफ सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों ये व्हाट इफ सीजन 2 आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जाने से पहले स्क्रीन में व्हाट इफ सीजन 1 के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ और भी कुछ कमाल की वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।